फिर आती है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि आपकी विपणन रणनीति। तो सबसे पहले आप मार्केटिंग का प्लान बनाएंगे, यानी एक ऐसी योजना जिसमें आपके जो गोल्स होंगे यानी लक्ष्य हो गए, आपके टारगेट ऑडियंस यानी लक्षित दर्शक हुए, आपका मुख्य संदेश यानी की मैसेज, ब्रांड का मैसेज क्या होगा वो हो गया, और साथ ही में उपयोग किए जाने वाले चैनल, उसकी पूरी आउटलाइन या रूपरेखा होगी, है ना। तो क्या क्या बोला हमने? गोल, लक्ष्य क्या है, उसके बाद कौन से मेरे ऑडियंस है, ग्राहक हैं, वो आ गया, उसके बाद मेरा मैसेज क्या होगा, किस तरह से होगा, और किस किस माध्यम से मैं अपने ग्राहक तक पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। ये सब कुछ आप लिखते हैं, वो आपका मार्केटिंग का प्लान होता है ना। क्योंकि मार्केटिंग का उद्देश्य है लोगों तक पहुंचना अलग अलग जरियों से, और फिर लोग इंटरेस्ट शो करें। वो मार्केटिंग का उद्देश्य है कि लीड्स जनरेट हों, यानी वो लोग जो कि लक्षित दर्शक तो हैं, वो टारगेट ऑडियंस है, लेकिन वो जो संभावित ग्राहक बन सकते हैं वो जनरेट करना मार्केटिंग का उद्देश्य है। तो प्लान उसी हिसाब से बनता है कि गोल इतना है, लक्ष्य ये है मेरा, इन इन चैनल के माध्यम से जाऊंगा। ये इसमें फायदा कैसे होगा? सेगमेंटेशन से, जो आपने भागों में बांटा था, अब आपने कहा कि इनके पास इस तरह से जाऊंगा, इनके पास इस चैनल से जाऊंगा, इस जो यंग वाला जनरेशन है इनके पास में मैं ऑनलाइन माध्यम से जाऊंगा, है ना। इनकी तो अलग अलग चैनल भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीका हो सकता है, वो मार्केटिंग प्लान में आ जाएगा। उसके बाद मार्केटिंग के लिए आपने, मार्केटिंग मिक्स होता है, 4 P's जिसे हम कहते हैं, उसको समझना फायदेमंद साबित हो सकता है ना। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अब ये क्या है? प्रोडक्ट, तो अपने उत्पाद, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद है, लेकिन इसमें सेवा भी आ गया। हो सकता है आपका प्रोडक्ट या आपका सेवा ही है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। तो जो भी है आपका उत्पाद या सेवा, उसकी विशेषताएं, उसकी गुणवत्ता और लाभों को समझें। मेरा जो उत्पाद है या मेरी जो सेवा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी विशिष्टता क्या है, वो कैसे ग्राहकों को की समस्या सुलझा रही है या उनकी ज़रूरत को पूरा कर रही है, उसकी खास बात क्या है, सारी विशिष्टताएं कैसे औरों से अलग है ना, उसकी फ़ायदे क्या क्या हैं, किस किस तरह से किस किस को फ़ायदा पहुंचा सकती है। ये जब आप डिटेल में विस्तार पूर्वक बैठते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, ये मेरे लक्षित दर्शक हैं और इनके लिए ये समस्याएं सुलझा रहे हैं, ये लाभ इनको मिलेगा, दूसरों से ये इस तरह से अलग है। बहुत डीप लेवल पर आपको आपके उत्पाद या आपकी सेवा के बारे में आपने काम किया होना चाहिए, क्योंकि जब आप ये करोगे और फिर आप बाहर जाओगे तो आपके पास सब कुछ तैयार होगा कि पूछो आप, मैं बताता हूँ मेरा उत्पाद या मेरी जो सेवा है उससे क्या फ़ायदा होगा, वो क्यों अलग है, और आपके पास कई पॉइंट्स होंगे। ये बहुत 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 ज़रूरी है। मैं ये कहूँगी कि ये आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि कई बार हमने बना तो दिया प्रोडक्ट, कई बार आकर लोग पूछते हैं कि आप में अलग क्या है? बहुत सारे कोच हैं। आप में अलग क्या है? बहुत सारे किराने की दुकानें हैं। आप में अलग क्या है? बहुत सारे ऑटो वाले हैं, है ना? राकेश ऑटो वाला। तो मेरा प्रोडक्ट, मेरी सेवा में क्या अलग है, क्या लाभ है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है आपकी प्राइस या आपकी कीमत जिसे हम कहते हैं। तो कैसे निर्धारित करेंगे? आपने आपका प्रोडक्ट बनाया, आपका उत्पाद या आपकी सेवा, अब उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, है ना? मैं 1 डब्बा दे रहा हूँ तो क्या, 4 डब्बे दे रहा हूँ तो क्या, मैं 1 सेशन दे रहा हूँ या किसी चीज़ की, या मैं एक सर्विस दे रही हूँ अपने पार्लर में, सैलून में या अपनी डिजिटल मार्केटिंग की, उसकी कीमत क्या होगी? तो उसके लिए आपको मूल्य निर्धारण रणनीतियां, यानी कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, मूल्य कैसे निर्धारित करें उसकी स्ट्रैटेजी या रणनीति होती है। और साथ ही में प्रतिस्पर्धी, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, उनकी कीमतें
क्या है ना? वो भी आप देख सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स जो हैं और प्रतिस्पर्धी हैं, वो किस कीमत पर बेच रहे हैं, मार्केट में कितना दे पाने की क्षमता है, किस तरह से है, आपकी सर्विस कितनी अलग है। हो सकता है आप प्रतिस्पर्धियों से और मार्केट से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास उसका लॉजिक है। आप उसमें जो विशिष्टता बता रहे हैं या जो लाभ लोगों को होगा, वो इतना इम्पोर्टेंट है, उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वो हिचकिचाएँगे नहीं आपको वो एक्स्ट्रा प्राइस देने के लिए। हो सकता है तब आप कीमत ज़्यादा भी रखें। तो उसके पूरे तरीके होते हैं कि वो रणनीति कैसे बनाएँ और एक प्रतिस्पर्धी कीमत कैसे निर्धारित करें, कॉम्पिटिटिव प्राइस की भले ही ज़्यादा है, लेकिन लाभ उससे कहीं ज़्यादा हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव है और लोग दौड़े चले आ रहे हैं। तो वो निर्धारित करना भी प्राइस का पार्ट है, कीमत का पार्ट है। फिर आ जाता है आपका प्लेस या आपका स्थान जिसे हम कहते हैं। तो आप ये जानोगे कि आपके ग्राहक तक पहुंचने के लिए सही चैनल कौन-सा है। प्लेस का मतलब ये है कि सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा। तो अगर मेरा उत्पाद ऐसा है जो कि मेरे मोहल्ले के लिए या मेरे शहर के लिए है, तो फिर क्या मैं रिटेलर्स जो ऑलरेडी दुकानें खोल कर बैठे हैं, उनको अपना उत्पाद उपलब्ध कराऊँगी ताकि उनके माध्यम से लोग खरीदना शुरू करें। जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी ब्रांड्स करती हैं। आप किराने वाले के यहाँ जाओगे तो बहुत सारी ब्रांड्स के सामान पड़े होते हैं, है ना? और फिर किसके माध्यम से? उसके माध्यम से करना है। या फिर मैंने ये देखा कि नहीं, ऑनलाइन मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बढ़िया है, क्योंकि मैं बड़ी मेट्रो सिटीज़ को टारगेट करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, या फिर फ़ेसबुक पे ऐड चलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो मेरे लिए ऑनलाइन ऐड के माध्यम से वो बढ़िया चैनल है। तो क्या होगा आपके ग्राहकों तक पहुंचने का सही वितरण चैनल? आपके ऑडियंस है 60 साल से ऊपर या 65 साल के ऊपर वाले लोग, और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं सोशल मीडिया पर जाकर ऑनलाइन बेचता हूँ, तो शायद वो सही ना हो, क्योंकि वो लिमिटेड उस चीज़ को देखते हैं। तो फिर कोई और ज़रिया मुझे देखना होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वो सही चैनल आएगा जब आपने पहले की सारी चीज़ें कर रखी हैं कि ऑडियंस कौन है, उनकी इच्छाएँ, उनकी वैल्यूज़, उनकी प्रेफ़रेंसेस क्या हैं, किन चीज़ों को वो ज़्यादा महत्व देते हैं, कौन-सा तरीका वो पसंद करते हैं। अभी भी कई लोग हैं जो दुकान में जाकर देख के, फ़ील करके ही लेना पसंद करते हैं। तो उस बेसिस पे आपकी स्थान निर्धारित होगा। और फिर आता है आपका प्रमोशन यानी कि प्रचार। तो आपको ये देखना होगा कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, प्रमोशन के लिए और फिर बिक्री उत्पन्न करने के लिए क्या अलग-अलग रणनीतियाँ हो सकती हैं विभिन्न प्रकार की प्रचार करने के लिए। तो प्रचार-प्रसार, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए क्या होगी मेरी रणनीति, और उसका उद्देश्य क्या है? जागरूकता बढ़ाना और फिर बिक्री उत्पन्न करना। 2 ही चीज़ें हैं। ये मेरा उत्पाद है, ये मेरी सेवा है, लोगों तक पहुँचे पहले तो, विज़िबिलिटी हो, है ना? वो समझने लगें, वो देखें क्या है, तो जागरूकता हो, और फिर जब जागरूकता हो गई, तो इंटरेस्ट और रुचि हो, वो आएँ और फिर बिक्री हो। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी प्रचार के लिए? कई बार आप देखते होंगे कि कई चीज़ों के लिए वो गाड़ियाँ जाती हैं और बड़े लाउड स्पीकर पर बोलते जा रहे हैं कि आप ये टीका लगवाइए, या ये आप ड्राई फ्रूट्स कॉलोनी के अंदर कई मोहल्लों में मैंने देखा है, ड्राई फ्रूट्स यानी आपके काजू, बादाम वगैरह वो घूम रहे हैं और लाउड स्पीकर पे बोलते जा रहे हैं, काजू लीजिए, बादाम लीजिए। उनका प्रचार करने का तरीका ये है कि ब्रांड है, अच्छी है, उसकी विशेषताएँ भी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है घर में से कोई निकल के एक बार देखना चाहे, है ना? तो क्या आपका तरीका होगा प्रचार करने का, वो भी आप देखेंगे मार्केटिंग में। फिर आता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या आता है? सबसे वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, आपकी वेबसाइट को बनाना। तो आप बेसिक चीज़ शुरुआत के अंदर आप स्वयं ही अपनी वेबसाइट बनाएँगे, है ना? तो उसको बनाने की बेसिक चीज़ें क्या हैं, और एक उसको मेंटेन करना है, मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार आपने डोमेन लिया अपने नाम पर आस्था टाटिया डॉट कॉम, है ना?
अब वो हर साल रिन्यू होना है, एक्सपायर ना हो जाए, फिर मुझे क्या ईमेल लेना है। तो है ना, एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट हो, पेशेवर लगे, उसके लिए क्या ज़रूरी है, आजकल सब ज्ञान है, कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, वो समझना और फिर उसको सीखना और बनाना, वो ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। एक बेसिक वेबसाइट, ताकि कोई भी जानना चाहे आपके बारे में, तो आप सीधा उसे वेबसाइट बता दें। और एक वेबसाइट होने से किसी के लिए भी थोड़ा-सा ये भाव आ जाता है कि हाँ, अच्छा वेबसाइट है, यानी कि ये एक सीरियस व्यवसाय है ना? तो वेबसाइट बनाना सबसे पहला। दूसरा आ जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, एसईओ आपने सुना होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, यानी कि आप ये समझें कि खोज इंजन, जब आप गूगल पे कोई सर्च करता है या कुछ भी करे, किसी ने गूगल में सर्च किया कि मुझे कोचेस चाहिए, जयपुर में या दिल्ली में या मुंबई में कोच चाहिए, तो आस्था का नाम सबसे ऊपर आए या किसी का नाम सबसे ऊपर आए, आपका नाम सबसे ऊपर आए, उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। यानी कि आपकी वेबसाइट को उच्च रैंक पर ला सकें, उसके लिए कैसे अनुकूलित करें ताकि सर्च करने पर वो पहले 3 में आपका नाम आए। क्योंकि सर्च करेंगे और अगर वो पहले पेज में आ ही नहीं रहा, तो फिर ग्राहकों को जो आपके संभावित दर्शक हैं, उन तक पहुँचोगे कैसे? तो ये भी एक है। अब ये आप तय कर सकते हो कि किस स्टेज पर जाकर के ये कराना है। पर आम तौर पर जब आप वेबसाइट बनाते हो, आपकी अगर वेबसाइट है, तो कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कर लेना चाहिए, ताकि वो ऊपर तो आए। वरना वेबसाइट होने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग अपने आप जाकर कैसे सर्च करेंगे, वो तो जानते ही नहीं है। जब वो ऊपर आएगा तो वो क्लिक करेंगे और वेबसाइट पे जाएँगे और वेबसाइट का फ़ायदा है। वरना वेबसाइट बनी हुई है, आप जिसे देना चाहते हो, दे सकते हो। तो आप ये तय कर सकते हो कि क्या शुरुआत में ही मुझे ये चाहिए या कुछ वक़्त बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में कराऊँ। बट ये डिजिटल मार्केटिंग का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फिर डिजिटल में फिर आपकी कंटेंट मार्केटिंग भी आ जाती है। अब कंटेंट मार्केटिंग यानी कि सामग्री विपणन, आपको ये देखना होगा कि अ, हाँ, जब हम उद्यमी हैं, अगर आज आप कहीं भी जाते हैं, आप ऑनलाइन कोई भी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, जिस भी आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, तो बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा ज्ञान वहाँ पर उद्यमी दे रहे हैं आज की तारीख में। आज की तारीख में कई सारे वीडियो आते हैं, पोस्ट्स आती हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं लोग और एड्यूकेट, शिक्षा, ज्ञानवर्धन लोगों का करना चाह रहे हैं, उन्हें सिखाना चाह रहे हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग भी वही हुआ, जहाँ पर आप ब्लॉग, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सारी चीज़ें, इससे वैल्यू क्रिएट करें, मूल्य प्रदान करें लोगों को, तो आप सीखें कि ये कैसे बन सकता है। शुरू में आप, डिपेंड करता है आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा बजट नहीं है शुरू में, तो शुरुआती वक़्त में मुझे लगता है ये खुद भी किया जा सकता है। आपने अपने वीडियो बनाए और आजकल जितना आप करेंगे उतना बेहतर होते चले जाएँगे, पर आपने अपना वीडियो बनाया और लोगों को अवगत कराया इस चीज़ से कि मान लीजिए आप समझिए कुछ आप आपका ब्यूटी पार्लर है, आपका सैलून है या आप फिटनेस ट्रेनर हैं, है ना? जिम में आपने अपना एक छोटा-सा रूम के अंदर अपना एक्सरसाइज़ेज़ कराते हैं और फिटनेस के लिए लोगों को तो जिम खोलना चाहते हैं, तो आप वीडियो बनाना शुरू कर दें, क्योंकि जिम तो बहुत सारे हैं। ये आपके लिए एक तरह से आपकी यूएसपी भी हो सकती है। और आप जब लोगों को वीडियो बनाकर अवगत कराएँगे कि क्या तरीका है सही वेट उठाने का, मान लीजिए, या आपने बोला कि कितनी बार हफ्ते में जिम करना चाहिए, उस पर आपने एक रील बना दी, राइट? फिर आपने मान लीजिए ये बता दिया कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जिम में जाते हैं तो, जूते कैसे होने चाहिए, कोई एक्सरसाइज़ है उसको करने का सही तरीका बताया, खाने के बारे में कुछ अलग-अलग चीज़ों के बारे में जब आप कंटेंट बनाना शुरू करते हैं और उसके
कारण लोगों को फ़ायदा होना शुरू होता है, लोगों को ज्ञान मिलता है, उनका ज्ञानवर्धन होता है, तो उससे भी आपकी मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग होती है। लोग याद करते हैं, अच्छा जिम है और ये हमेशा एजुकेट करते हैं, हाँ, इन्होंने ये बात बोली। भला जब आप कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं कंटेंट से, तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, फॉलोअर्स आएँगे और फिर हो सकता है आपको बिज़नेस भी मिले, बिक्री भी हो। तो कंटेंट मार्केटिंग आज की तारीख में एक बहुत अहम हिस्सा है और इसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई। तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर आप कैसे प्रमोट कर सकते हो अपने बिज़नेस को, लोगों से, अपने ग्राहकों से कैसे जुड़ सकते हो। आज की तारीख में लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इससे लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, कैंपेन्स चला रहे हैं वहाँ पर और अपने जो संभावित ग्राहक हैं वो भी उनको मिल रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं, उनके साथ कॉल बुक कर रहे हैं, वन ऑन वन बातचीत कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया तो आपको पता ही है, आप सब भी जुड़े हुए हो, आज की तारीख में सब जगह है। सबसे आसान तरीका है मासेस तक पहुँचने का। यदि मुझे मेरा उत्पाद या मेरी सेवा बहुत सारे लोगों तक पहुँचानी है, तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा ज़रिया है। और जुड़ने के लिए भी एक तो पहुँचानी है, प्रचार करना है, अवेयरनेस उसकी क्रिएट करनी है और साथ ही में लोगों से जुड़ना भी है। और इसमें ये होता है कि जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, कंटेंट की मार्केटिंग करते हो, आर्टिकल लिखते हो, वीडियो बनाते हो, ब्लॉग्स लिखते हो, तो ये निरंतर करना है। ऐसा नहीं मैंने आज किया, फिर अगले हफ्ते किया और फिर मैं गायब हो गई। लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं, वो पहले देखते हैं, अच्छा ये कौन है? हाँ, पहले भी देखा था, अभी भी देखा मैंने। अच्छा पर ये मेरे को अच्छा भी लग रहा है, तो जानते हैं आपको, फिर आपको पसंद करते हैं, फर्स्ट दे नो यू, अच्छा ये भी है, फिर आपको पसंद करते हैं, हर कोई पसंद नहीं करेगा तो उसकी परवाह मत करना। पर जो लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं कि हाँ, ये तो वही बोल रहा है जो मेरी समस्या है, बिल्कुल, कितना सही बोलता है, कितना सच्चा बोलता है, इसके आर्टिकल्स के अंदर ना कुछ वैल्यू होती है। फिर उनका ट्रस्ट आप पर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि आप महीना दर महीना, साल दर साल वहाँ पर हो, कंटेंट भी आ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर हर तरह के लोग हैं आज की तारीख में, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो विश्वास भी आता है। तो उसके लिए अ, वक़्त चाहिए, कंटिन्यूअसली इसको करते रहना चाहिए और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे अपने व्यवसाय में, आप इसके लिए लोग भी ला सकते हो जो कि आपके कंटेंट को पोस्ट करेंगे, वीडियो को एडिट करेंगे, वो जैसे-जैसे व्यवसाय बढ़ेगा। पर ये ज़रूरी है, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं वो समझना ज़रूरी है। आपके जो ग्राहक हैं, वो कहाँ पर हैं? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, है ना? मान लीजिए आप अच्छे ग्राफ़िक्स बनाते हैं, वीडियोज़ एडिट करते हैं, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान है और आप छोटे कंपनीज़, बिज़नेसेस को ये सर्विस देना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो लिंक्डइन आपके लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, जिस पर कि आप जाकर के पूरा अपना प्रोफ़ाइल बना सकते हैं, कंटेंट देना शुरू कर सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को लेकर क्या करें, क्या ना करें, क्या ट्रेंड है, क्या चीज़ अच्छी हो रही है। तो आप लोगों की नज़र में आएँगे, ट्रस्ट आएगा और फिर लोग आपसे जुड़ना शुरू करेंगे। लेकिन वहीं पर मान लीजिए आप एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट बना रहे हो, आप ट्रैवल करते हो, अलग-अलग जगहों पे जाते हो और उसके वीडियोज़ बना कर के और लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम आपके लिए अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। तो कौन-सा होगा, कैसे करेंगे वो समझना भी ज़रूरी है। फिर आता है ईमेल मार्केटिंग, है ना? ये हम कई बार ये कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं नहीं जाने वाली है। जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मान लीजिए फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, कल को अगर वो बंद हो गए, एक जस्ट अगर सोचें, तो कुछ नहीं कर सकते आप, हो गए। लेकिन किसी का ईमेल आईडी यदि आपके पास है, तो वो एसेट है, वो आपके लिए खज़ाना है। क्योंकि उस ईमेल के माध्यम से आप उस ग्राहक से या ग्राहक नहीं भी है तो उस लीड से, है ना, जिसने थोड़ी भी रुचि किसी भी वक्त आपके उत्पाद या आपकी सेवा में दिखाई और उसका ईमेल आईडी आपके पास है या आपने किसी भी माध्यम से ईमेल आईडी अगर लिया,
तो वो आपके लिए खजाना है। तो और फिर आप कर क्या सकते हो, ईमेल मार्केटिंग, यानी कि उनको बनाए रखने के लिए जब एक बार किसी ने रुचि दिखाई और ईमेल मिल गया तो काम वहाँ ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि अटेंशन स्पैन, आपके साथ जुड़े रहने का स्पैन बहुत कम है। इतना कुछ हो रहा है बाजार में कि यूं यूं लोग किसी और के पास जा सकते हैं। तो आपको उन लीड्स को, उन लोगों को जिनको रुचि है आपके प्रोडक्ट में या कभी उन्होंने रुचि दिखाई थी, उनको निरंतर वैल्यू, लाभ देते रहना होगा, चाहे वो आपके ग्राहक बने हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि संभावना है कि कुछ समय बाद वो आपके ग्राहक बन सकते हैं, लेकिन उनसे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके दिमाग में जब वो ज़रूरत पूरी करने की बात आए तो सबसे पहला नाम आपका आए। उसके लिए ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल सोर्स है, जिसमें कि आप ईमेल की लिस्ट बना लेते हैं सारे लोगों की, और रेगुलर पीरियड पे हर हफ्ता, 2 हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार वो आप निर्धारित कर सकते हो। और कई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, गेट रिस्पॉन्स है, मेलचिम्प, ऐसे कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आपको ईमेल मार्केटिंग की सेवा प्रदान करते हैं, जहाँ पर आपने लिस्ट बना ली, पूरी सूची आपके कॉन्टैक्ट्स की, उनकी ईमेल आईडी की, और आप मेल स्केड्यूल कर सकते हो उनको। रेगुलर हर हफ्ते एक मेल जाना है जिसमें मैं कोई अपडेट दे रहा हूँ, कोई और चीज़ हमने जो की वो दे रहा हूँ, जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे, है ना? कई बार आपने कोई और चीज़ बताई, कुछ अपने बारे में बता दिया, आपने कैसे अपने बिज़नेस में कुछ किया, कोई भी चीज़, और वो आपके साथ जुड़े रहेंगे उससे। तो ये एक ज़रिया है मार्केटिंग का। फिर आ जाता है एडवर्टाइज़िंग, विज्ञापन। सभी ने विज्ञापन देखा ही होगा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइज़िंग भी है और ऑफ़लाइन भी होती है। ऑनलाइन एडवर्टाइज़िंग के जो अलग-अलग ऑप्शंस हैं, उसमें आपके गूगल एड्स आ गए, फ़ेसबुक एड्स आ गए, है ना? इंस्टाग्राम एड्स, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स तो एक साथ ही चलते हैं। लिंक्डइन एड्स भी हैं जो थोड़े ज़्यादा महँगे होते हैं, पर आप ऐड चला सकते हैं और उसमें आप ये चुन सकते हैं कि आप किनको टारगेट करना चाह रहे हो। तो फ़ेसबुक पर जब आप ऐड चलाते हो, तो पूरा आप भर सकते हो, वो पूछता है आपसे कौन से लोग, उनकी कमाई कितनी है, उनके इंटरेस्ट कितने, जो डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक हमने बात की थी सेगमेंटेशन में कि कैसे भागों में बाँटोगे, वो चीज़ आप ऑनलाइन में भी कर पाते हो। और उसके बेसिस पर आप ये कहते हो कि मुझे किसको टारगेट करना है, आपके ऐड उन्हीं को दिखते हैं। क्योंकि फ़ेसबुक, गूगल पर ऐड चलाना पैसा खर्च होता है, और हर वो जब ऐड दिखाता है उसका भी पैसा कटता है। जैसे-जैसे उस पे क्लिक हुआ या दिखा रहा है उसका पैसा होता है। तो आप ये नहीं चाहते हो कि किसी को भी दिखाता रहे। ऐड चला दिया, अब जो आ रहा है फ़ेसबुक पे वो ऐड देख ले। वेस्ट है आपके लिए, आपका पैसा व्यर्थ जाएगा। इसलिए आप उसके अंदर अच्छे से अपनी टारगेटिंग करेंगे, जो आपका क्लाइंट है, अच्छे से, क्योंकि आपने होमवर्क किया हुआ है पहले से, और फिर आपका ऐड उसी को दिखाएगा फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, लिंक्डइन, यूट्यूब, जिस पर भी आप कर रहे हैं, जो कि आपकी ऑडियंस है। तो एक तरीका तो ये है ऐड का। दूसरा आ जाता है आपका ट्रेडिशनल एडवर्टाइज़िंग। ट्रेडिशनल नॉट जस्ट ऑफलाइन बट उसमें भी ऑनलाइन, बट ट्रेडिशनल यानी कि अ, जैसे कि प्रिंट ऐड हो गए। प्रिंट का मतलब अखबार में, मैगज़ीन के अंदर, फिर रेडियो हो गया, टीवी हो गया, है ना? तो अगर आपके व्यवसाय, क्योंकि ये महँगे भी होते हैं, पैसा सब में लग रहा है, किस स्टेज पर जाकर ये यूज़ करना है, कौन-सा करना है, ये आप तय करेंगे अपने व्यवसाय के हिसाब से। और मदद ले सकते हैं किसी एक्सपर्ट की, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, पर ये भी एक तरीका हो सकता है।